आज बात करेंगे हम अशोक लीलैंड, एसजेवीएन, आरवीएनएल और गुजरात थिमिस बायोसिन लिमिटेड के बारे में। देखो, गुजरात थिमिस बायोसिन लिमिटेड के बारे में इसलिए बात करूंगी क्योंकि मुझे इस कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक पर मेरी आंखें रहने वाली हैं। उसका रीजन ये है कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड को तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्टेशन से पूरे 1666 बसेस का ऑर्डर मिला है। जैसा कि अशोक लीलैंड की डिटेल एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पैसेंजर बसेस का जो सेगमेंट है, इसमें कोविड की वजह से इनकी डिमांड काफ़ी कम देखी गई थी, लेकिन अब ये डिमांड बढ़नी तय है और कंपनी को इस हिसाब से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो ये कंपनी को यहाँ से स्ट्रांग बना रहे हैं। देखो, मैंने ये पोजीशन ज़्यादा समय के लिए तो नहीं बनाई है अशोक लीलैंड में, लेकिन हाँ, आगे जैसे भी कंपनी परफॉर्म करेगी, जैसे उसकी ऑर्डर बुक होगी, उसी हिसाब से मैं इस स्टॉक में आगे प्लानिंग करूंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एसजेवीएन की। तो एसजेवीएन को पूरे 600 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है आरयूवीएनएल से। आरयूवीएनएल से मतलब है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से, पूरे 100 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। देखो, एसजेवीएन को है ना, ये जो ऑर्डर बुक है इनकी, वो काफी स्ट्रॉन्ग बना रही है यहाँ से। और सिर्फ परसेंटेज में अगर बात करें ना, तो कंपनी हमें बहुत अच्छे रिटर्न देगी और दे चुकी है। अब बात करते हैं हम आरवीएनएल की। आरवीएनएल की देखो, डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रांग है। कंपनी लगातार प्रोजेक्ट्स पर बिडिंग कर रही है और जीत भी रही है, कंपनी को मिल रहे हैं प्रोजेक्ट। तो और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत काफी स्ट्रांग है, तो कंपनी हमें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देगी। तो अगर हम हाल फिलहाल की बात करें ना, तो सितंबर में कंपनी को 3 ऑर्डर मिल चुके हैं और अक्टूबर में 4 ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी ने जो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, सभी बिडिंग के थ्रू मिले हैं, लोएस्ट बिडर साबित हुए हैं कंपनी सभी प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहला जो सितंबर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इनको मिला है वो वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे से मिला है, जो कि इन्हें 2 साल के अंदर कंप्लीट करके देना है। ये जॉइंट वेंचर में मिला है, तो कंपनी का जो शेयर रहेगा वो 74% इसमें रहने वाला है। कंपनी की जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 245 करोड़ 71,80,900 रुपये रहने वाली है। तो ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि आपको टेन्योर भी देखना है कि कितने टाइम में कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही है, ये ड्यूरेशन आपको समझना पड़ेगा। दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी को सेंट्रल रेलवे से मिला है, जो कि कंपनी को पूरे 18 महीने में कंप्लीट करके देना है, जिसकी वैल्यू है 311 करोड़ 17,66,000 के अप्रॉक्स। तो ये कंपनी की ऑर्डर वैल्यू है। देखो, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना, वो भी बहुत मैटर करती है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू के ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं। लेकिन ये मार्जिन भी है ना, डिपेंड करते हैं इनके, कि जो मटेरियल ये लोग यूज़ करने वाले हैं, जो चीज़ें रिसोर्स मतलब जो मटेरियल रॉ मटेरियल ये लोग यूज़ करेंगे किसी भी काम के लिए, तो वो चीज़ कैसे रहने वाली है इनके लिए, उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं मार्केट में, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तीसरा सितंबर में अगर बात करें, तो तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो इन्हें हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिला है। इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, 1097 करोड़ रुपीज़ का, अप्रॉक्स 68,43,000 की वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट कंपनी को वही 24 महीने में कंप्लीट करके देना है, मतलब कि 2 साल के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंपनी 2 से 3 साल के लिए भी जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ बना सकते हैं। और जो पुराने ऑर्डर्स हैं ना इनके, वो भी जो साइकिल है उनकी 3 से 4 साल की होती है, मैक्सिमम साइकिल बता रही हूँ ये मैं आपको। अब देखो, अक्टूबर की बात करें तो कंपनी को अक्टूबर में है ना 4 ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर मिला है हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जिसकी वैल्यू 444 करोड़ 26,24,000 के अप्रॉक्स है। दूसरा ऑर्डर कंपनी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से मिला है, जो कि कंपनी को 365 डेज में, मतलब कि अप्रॉक्स 1 साल में कंपनी को कंप्लीट करके देना है, जिसकी वैल्यू 28 करोड़ 73,92,000 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और 2 ऑर्डर जो मिले हैं कंपनी को महाराष्ट्र के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से मिले हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट कंपनी को 30 महीने के अंदर कंप्लीट करके देने हैं, और दोनों ही प्रोजेक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो 651 करोड़ रुपए से ऊपर की है। तो यहाँ कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रांग है, और ये कंपनी हमें आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न्स देगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंपनी में भरोसा करो। कंपनी को जिस तरीके से ऑर्डर मिले, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर रही है, तो ये चीज़ कंपनी को स्ट्रांग बना रही है।
तो हम नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, गुजरात थीमिस बायोसिन लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने हाल ही में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है और इससे पहले कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 800 से 900 रुपए के आसपास चल रहा था, लेकिन कंपनी ने जब अपने स्टॉक को स्प्लिट किया तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्प्लिट होने के बाद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 219 रुपए पे क्लोज हुआ है। मुझे यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर इसलिए आ रही है क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और अगर हम सिर्फ रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी आने वाले वक्त में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एवेंटल की भी मैंने आपसे यही कहा था कि स्मॉल कैप कंपनी है और काम बहुत अच्छा है कंपनी का। देखो हालांकि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना इसका बहुत बड़ा नहीं है, कंपनी सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट में 2 ड्रग बनाती है। एक ड्रग है रीफामाइसिन एस, रीफामाइसिन ओ, ये 2 ड्रग बनाती है। दोनों ही ड्रग का जो यूज़ होता है वो अलग अलग तरह की डिसीज़ में यूज़ होता है और कंपनी के मुताबिक दोनों ही ड्रग की जो डिमांड है मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है। कंपनी के हिसाब से कंपनी का जो न्यू एपीआई ब्लॉक है वो 2023 में ही कमीशन कर दिया जाएगा, हालांकि डेट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है अभी। और जो कंपनी का कैपेक्स है वो नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए जो कैपेक्स है वो 200 करोड़ रुपए का है, जो कि कंपनी मतलब 2 से 3 साल के अंदर 3 स्टेजेस में यूज़ करने वाली है, अपने एडिशनल फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, R&D फैसिलिटी में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए और न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो जिससे कि ये लोग अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो एक्सपोर्ट मार्केट है दोनों में ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पोटेंशियल इनको देखने को मिले, तो उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ मुझे कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो कम वक्त में एक बहुत अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी हमें देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आओ और इसमें इन्वेस्टमेंट करो, मुझे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, मैं सिर्फ आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रही हूँ और इस स्टॉक पर मेरी अब नज़र रहने वाली है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मंडे को कभी भी जब मुझे इसमें एक अच्छा प्राइस लेवल नज़र आएगा, मुझे लगेगा नहीं मुझे इंतज़ार नहीं करना है, जो भी है मैं कहीं भी इसमें बाइंग कर सकती हूँ। देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने चैनल पर, उस पर किसी ने मुझे कमेंट किया है कि RSI जो है मैडम इतना चल रहा है तो अब क्या करना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को इफेक्ट डालते हैं। डेफिनेटली बहुत इफेक्ट डालते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो RSI है, ठीक है, जो ब्रेकआउट्स हैं, जो हैमर है, इन सब चीज़ों पे मत जाओ। देखो सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ ना तो लोगों को आजकल है ना चरस गांजा चाहिए, अमृत किसी को नहीं चाहिए, सबको चरस गांजा चाहिए। ये जो ट्रेडिंग है ना ये चरस गांजा ही है, ये ब्रेकआउट्स हैं, ये RSI है, ये हैमर है, ये डोजी है, ये सारी चीज़ें मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी कोर्स हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सब जो है करके लोग अपनी इकोनॉमी बना रहे हैं, आपसे आपकी इकोनॉमी नहीं बना रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर देखो बिजनेस को समझने की कोशिश करो, मैं यही कहूँगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं बहुत मैटर करती है, पॉलिटिकल पार्टीज मैटर करती हैं, डंपिंग का केस भी होता है, लोग अचानक से फेक न्यूज़ फैला देते हैं और फिर उसमें एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलती है, प्राइस जम कर जाता है, तो ये परमानेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर, उसको एनालिसिस करने की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ये स्किल्स डेवलप करो, अपने आप से खुद स्टॉक पिक करना शुरू करो। देखो ऐसा नहीं है, मैंने जितने भी स्टॉक्स अपने चैनल पर शेयर करे हैं वो सारे ही अच्छे हैं और सभी में मेरी पोजिशन बने हुए नहीं, कुछ वीडियोज़ मैंने आपके कहने पर बनाई है और कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी वीडियो बनाने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप ही लोगों ने मुझे स्टॉक्स दिए हैं और मैंने उनमें कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की भी है। जैसे एवेंटल के बारे में बता दूं, एवेंटल में मेरे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी बाइंग करी सिर्फ इसीलिए किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करा और मैंने उस कंपनी की स्टडी करी और मुझे एनालाइज करने के बाद समझ आया। तो एनालिसिस करने की जो स्किल है वो डेवलप करो आप अपने अंदर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को समझो। ये जो आपके ब्रेकआउट्स हैं, ये चार्ट है, देखो एक सिंपल सी भाषा में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कोई भी चार्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद बनता है, कोई भी पैटर्न जो है वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद बनता है, चाहे वो फेक इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो रियल हो, ये चीज़ आपको समझनी है। तो मेरा कहना है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ट्रेडिंग में मत फंसो। स्पेशली उनके लिए बोलना चाहूँगी कि जो बिगनर्स हैं, अगर मान लो कोई आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है, चार्ट पर, और वो जो पैटर्न बन रहा है वो किसके बेसिस पे बन रहा है ये समझो ना, वो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे बन रहा है।
तो ये चीज़ आपको समझनी है। जहां वो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव आएगी, वो जो पैटर्न आपके हिसाब से चल रहा था वो एकदम से पैटर्न फेल हो जाएगा। जो किताबों में लिखा हुआ है, जो कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, वो पैटर्न फेल हो जाएगा एक न्यूज़ आने के बाद। तो आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है, जो बाहर की बाकी फैक्टर्स है उनको लेकर चलो। ये RSI, मूविंग एवरेज, इन सब चीज़ों पर मत जाओ, ट्रेडिंग में मत घुसो। अगर शॉर्ट पोजिशन भी बनानी है तो 6 से 1 साल का व्यू लेकर चलो और इतना ही पैसा मार्केट में लगाओ जिसकी जरूरत आपको आने वाले वक्त में ना हो। और अपने बाय प्राइस को हमेशा सही रखो। देखो, अगर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो ना तो 4-5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए भी गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो। लेकिन अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो तो अपने बाय प्राइस को सही रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हमारी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है। अब यस बैंक को ले लो, 17 रुपए पे चल रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल की श्योरिटी है, कितने टाइम होल्ड कर लो, कहाँ जाएगी 70 रुपए से, और कितना गिरेगा नीचे, उठेगा कभी ना कभी। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि अगर बाय प्राइस अगर आपका सही है तो आप मार्केट में जीत सकते हो। लेकिन अगर आप तेजी में बने हो, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि स्टॉक जब एक लोअर लेवल पर, अपने काफी दिनों के लोअर लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा हो तब आप उसको पकड़ लो, और अगर वो आपके हाथ से निकल गया है तब आप जंप करोगे तो आप फंस सकते हो। वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी को जब स्टॉक नेगेटिव होता है तभी तलाशना है। ये चीज आपको समझनी है। इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो यही है बेसिकली। तो ये चीज समझो आप कि अगर गलत प्राइस पर आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, अगर आपको कोई स्टॉक आपको दिख रहा है ये हमें अच्छे रिटर्न्स देगा और आपको उसमें बाइंग करनी है, तो आप उसमें वेट करो, पेशेंस रखो, उसमें कूदो मत, सही प्राइस पर पकड़ो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको अगर आप एक्सप्लोर करोगे, इन्फॉर्मेशन रखोगे थोड़ी सी, और खुद से अपने डिसीजन लेना शुरू करो। अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। खुद से कब डिसीजन लेना शुरू करोगे मुझे समझ में नहीं आता। लोग है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है? कुछ लोग तो 10-10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन आज तक उन्हें यही नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखो, म्यूचुअल फंड में ये नहीं कह रही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करो, सिर्फ इक्विटी में करो, ठीक है, डाइवर्सिफाई करके रखो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो है म्यूचुअल फंड में आपका दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड में उसका दिमाग यूज़ हो रहा है कंपनी का। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको बिजनेस को समझना है। बिजनेस को समझकर, उसकी बाकी डिमांड को समझकर, उसकी फ्यूचर पोटेंशियल को समझकर, उसके इंटरनेशनल मार्केट को समझकर, डोमेस्टिक मार्केट को समझकर, बाकी चीज़ों की को एक दूसरे से जोड़कर तब आपको अपनी एनालिसिस करनी होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करो। इन चार्ट के पैटर्न पर और इन पर मत जाओ। ये चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अपने डिसीजन, ऐसा नहीं है देखो जितने भी स्टॉक्स हैं सारे मेरे अच्छे हैं जो मैंने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही प्राइस पर उनको पढ़ोगे तो हाँ वो अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन आप हबड़ दबड़ मचाओगे ना इस तरीके से चार्ट के पैटर्न पर, अरे तो आज ये दिखा दिया, नहीं। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चलो, वेट करो, मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है। कोई भी स्टॉक है एक सही प्राइस पर हमें अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, लेकिन वो अगर हमारे हाथ से निकल गया है तो शांत बैठो, बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तो बस मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि अपनी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करो, अपने डिसीजन लेना शुरू करो एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। तो आज की वीडियो में ही इतना ही, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी स्टॉक पर आपको एक अच्छी एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।